हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीटेड दिसंबर 2019 जो पेपर सेकंड था उसमें जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे वो सारे इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। और क्वेश्चंस को हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में देखा है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर फॉलोअप करने से हमें बहुत हेल्प मिलती है अपने पेपर को अटैम्प्ट करने में। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अगर हम पहले ही देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है पेपर का वो भी ऑब्जेक्टिव है, तो उससे हमें और भी ज़्यादा अच्छे से आंसर जो है अपने एनालाइज करने में, अपने आंसर्स को और भी ज़्यादा केयरफुल रहते हैं और भी ज़्यादा करेक्ट रहते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ए, बाय अपीजमेंट एंड सेफ गार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स, तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। बी, बाय ट्रांसफर ऑफ पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। सी, बाय रिक्रूटिंग मोर सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। 4, बाय मेकिंग पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द लैंडलेस एंड पीजेंट्स, भूमिहीनों और किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें से जो बी है, सेकंड जो है वो करेक्ट है। बाय ट्रांसफर ऑफ पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को और ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। भारत में 1857 का विद्रोह वायसराय कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन संचालन की जिम्मेदारी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दी थी, जिससे कि भारतीय मामलों को और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स ए एंड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नीचे दो कथन ए एंड बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। स्टेटमेंट ए, पीरियडाइजेशन लाइक हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इज एप्रोप्रिएट एज द रिलीजन ऑफ द रूलर्स हैज़ बीन द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। कथन ए है, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त हैं क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। स्टेटमेंट बी, it is problematic to assign precise dates and time spans to historical processes that happen over a period of time. लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। अब हमें इनमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसमें जो स्टेटमेंट बी है वो करेक्ट है, ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए जो है वो रॉन्ग है। बी स्टेटमेंट जो है वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि लंबी समय अवधि से जो बहुत टाइम से चल रही हैं घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाएं जो हैं उनको निश्चित तिथि और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। जो भी इतने टाइम से चल रही थी हिस्टोरिकल चेंजेस, उनको हम किसी भी प्रिसाइजली टाइम और डेट के अंदर नहीं ला सकते हैं। तो स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट है, और स्टेटमेंट ए जो है वो इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिलो आर द स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट इन द 19th सेंचुरी। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में हैं। स्टेटमेंट ए, मैनी पेंटिंग मॉक्ड एट द चेंजेस दे सॉ अराउंड, रिडिक्यूलिंग द न्यू टेस्ट ऑफ दोज हु स्पोक इन इंग्लिश एंड वॉर्न अगेंस्ट वीमेन मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों को मजाक और औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। स्टेटमेंट बी, इमेजेस वर यूज्ड टू एक्सप्रेस नेशनलिस्ट आइडियाज एंड इंस्पायर पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। कथन बी, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भड़काने करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें जो है वो आंसर 3 जो है वो करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट बी इज द नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन जो बी स्टेटमेंट है उसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया गया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है।
19वीं शताब्दी में लोकप्रिय भारतीय कला के अंतर्गत कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषा लोगों के नए शौकों का मजाक और औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। इसके अतिरिक्त क्या हुआ था, 19वीं सदी के अंत तक यांत्रिक प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किए गए, जिसका प्रयोग राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भड़काने के लिए छवियों का प्रयोग किया जाता था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो बी का स्टेटमेंट है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए हम जो है आंसर थर्ड को करेक्ट मानेंगे। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट बी इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। फर्स्ट है रॉक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। सेकंड है कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग, कांगड़ा शैली की चित्रकला। थर्ड है गिरनार रॉक पेंटिंग, गिरनार का शैल अभिलेख। और फोर्थ है पाशानामा पेंटिंग, पाशानामा चित्रकला। तो इसमें जो आंसर है वो फर्स्ट इज करेक्ट, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, रॉक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला जैसे भीमबेटका की गुफाएं को प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। अन्य प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत भी आते हैं अभिलेखागार और पांडुलिपि सामग्री, तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फिल्में, पत्र पत्रिकाएं, वो डायरी और स्क्रैप बुक और सरकारी प्रकाश आदि भी आते हैं। आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं, इन सबको जो है वो प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स माना जाता है। और भी चीज़ें जो हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, डायरी, स्क्रैप बुक, पत्र पत्रिकाएं, ये सब भी इसके अंदर आते हैं। नंबर 5 है चिल्ड्रन इन प्री ब्रिटिश टाइम्स वर टॉट। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। 1 फॉर असेसमेंट थ्रू एन एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। सेकेंड इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, सरकारी संस्थानों में। थर्ड बाय पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड फी, एक निश्चित फीस लेकर। फोर्थ थ्रू आउट द ईयर एक्सपेक्ट हार्वेस्ट टाइम व्हेन दे वर्कड इन द फील्ड्स, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तो इसमें आंसर 4 जो है वो करेक्ट है। थ्रू आउट द ईयर एक्सपेक्ट हार्वेस्ट टाइम व्हेन दे वर्कड इन द फील्ड्स, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। ब्रिटिश काल से पहले भारत में बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता था, लेकिन फसलों की कटाई के समय छोड़ दिया जाता था क्योंकि वे उस समय जो बच्चे थे वो खेतों में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स ए एंड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप इन 18th एंड 19th सेंचुरी। नीचे 2 कथन 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में हैं। स्टेटमेंट ए, till the 18th century people in Europe saw themselves as nation states। कथन ए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। स्टेटमेंट बी, a consciousness was created in the early 19th century among the people that each linguistic community was a separate nation। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। आंसर जो थर्ड है वो करेक्ट है। इसमें थर्ड, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट बी इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन बी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। स्टेटमेंट ए में बोला है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। और स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में लोगों को ये बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय जो होता है वो एक अलग राष्ट्र था। ऐसे राष्ट्रों को राष्ट्र राज्य कहा गया और भाषा के आधार पर अनेक राष्ट्रों का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, BC स्टैंड्स फॉर। BC का तात्पर्य है बिफोर कंटेम्प्रेरी इरा, सेकेंड बिफोर क्रिश्चियन इरा, थर्ड बिफोर कॉमन इरा, फोर्थ बिफोर सीजर इरा। जो थर्ड है इसमें बिफोर कॉमन इरा इज करेक्ट वन। नंबर 8 है, हाउ डू वी नो टुडे दैट ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलेलिथिक पीरियड। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। फर्स्ट, दीज आर डिस्क्राइब इन द मेमोरीज ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। सेकेंड, वी हैव विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज बर्ड्स इन द राइटिंग्स ऑफ दैट टाइम। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। थर्ड, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिचेस एग शेल्स वर फाउंड एट पटना इन महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। 4. वी हैव अचीव ओरल मेमोरीज ऑन ऑस्ट्रिचेस इन दिल्ली नेशनल म्यूजियम। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। इसमें आंसर थर्ड जो है वो करेक्ट है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिचेस एग शेल्स वर फाउंड एट पटना इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। वैसे शुतुरमुर्ग जो है वो अफ्रीका का निवासी है, लेकिन भारत में भी महाराष्ट्र के पटना पटना के पुरास्थल में से उसके अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन कम टू एन एंड। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। फर्स्ट, इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। सेकेंड, देयर कुड हैव बीन डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया। जंगलों का विनाश हो गया होगा। थर्ड, देयर वर फ्लड्स इन द एंटायर एरिया ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। लास्ट, फोर्थ, द रिवर्स ड्राइड अप प्रोबेबली। संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और क्या जो सीक्वेंस है वो क्या करेक्ट है। इसमें जो आंसर थर्ड है वो करेक्ट है। आंसर ए फर्स्ट, ए, बी एंड डी। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स कंट्रोल। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। बी, जंगलों का विनाश हो गया होगा। और जो डी है, संभवतः नदियाँ सूख गई होगी। तो ये तीनों ही आंसर जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत हुआ। नंबर 10 है, अंडर द महायाना बुद्धिज्म। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत फर्स्ट, मथुरा एंड तक्षशिला डिक्लाइन एज सेंटर्स ऑफ स्कल्पचर। मूर्तिकला के केंद्रों में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। सेकेंड, बुद्धा's प्रेजेंस was shown in sculpture by using certain signs। मूर्तियों में बुद्धि की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। थर्ड, स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। फोर्थ, बुद्धिज्म वर नॉट एक्सेप्टेड एज दे वर येट टू अटेन एनलाइटमेंट। बुद्धिज्म को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। इसमें आंसर थर्ड जो है वो करेक्ट है। स्टैचूज ऑफ बुद्धाज वर मेड। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। बौद्ध धर्म में महायान मत के अनुयायी जो थे वो बुद्ध को एक देवता के रूप में मानकर उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे। और उनका जो मेन उद्देश्य जो था, वो प्रमुख उद्देश्य जो था उनका था मानव जाति का कल्याण करना और परोपकार की भावना पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी और एंड मोहम्मद तुगलक फोर्स देयर कंट्रोल इन द जेंटिंग प्लेन्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। सेकेंड, लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकारों में रहा। थर्ड, द फॉरेस्टेड एरियाज इन द गेंटिन प्लेन वर पेनिट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार पैठा गया। फोर, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। इसमें जो आंसर 4 है वो करेक्ट है। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को सुल्तान कहा जाता था। बंगाल दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत था, परंतु उस पर कई बार नियंत्रण प्रभावहीन हो जाता था, इसलिए एक केंद्रीय प्रशासन के द्वारा सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था। तो आंसर जो 4 है वो इसमें करेक्ट है। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन द हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट, ट्राइबल सोसाइटीज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। जनजातीय समाज अपनी विविध प्रकार की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। सेकेंड, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव स्कैंसिटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है।
मोस्ट ट्राइबल ग्रुप्स केप्ट रिटन रिकॉर्ड्स, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। ट्राइबल पीपल प्रिजर्व कस्टम्स एंड ऑरल ट्रेडिशंस, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। इसमें आंसर थर्ड जो है वो करेक्ट है। मोस्ट ट्राइबल ग्रुप्स केप्ट रिटन रिकॉर्ड्स, अधिकांश जनजातीय समूह जो थे वो लिखित दस्तावेज रखते थे, तो इसलिए जो आंसर थर्ड है वो करेक्ट है। उससे पता चलता है कि जनजातीय लोगों का जो इतिहास है वो कैसा रहा था। यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इसमें हमने दिसंबर 2019 में सीटेट में हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आए थे इस वीडियो में हमने देख लिए हैं। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। टेक केयर।